जब हम आज दुनिया का नक्शा देखते हैं तो हमें लगता है कि ये देश, ये सरहदें, ये तो हमेशा से ही होंगी, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक काफी नई बात है जो 19वीं सदी के यूरोप में एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रांतिकारी आइडिया से पैदा हुई थी। तो सवाल ये है कि ये आइडिया आया कहां से? जरा इस तस्वीर को देखिए। ये 1848 में फ्रेडरिक सोरियो का बनाया गया एक मशहूर प्रिंट है जो उनके एक सपने को दिखाता है, एक ऐसी दुनिया जहां सारे देश आजाद हैं और शांति से साथ साथ चल रहे हैं। देखिए, यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी लाइन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और जमीन पर क्या बिखरा है? निरंकुश राजाओं के टूटे हुए ताज, जो इस बात का प्रतीक है कि अब राजशाही का जमाना खत्म हो चुका है। लेकिन उस वक्त का यूरोप तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो बड़े बड़े साम्राज्यों में बटा हुआ था, जहां एक राजा अलग अलग भाषाएं और कल्चर वाले लोगों पर राज करता था। तो फिर ये आइडिया कि पहचान किसी राजा से नहीं बल्कि एक राष्ट्र से होती है, ये आया कहां से? चलिए इसी की कहानी को समझते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम एक सपने से शुरू करेंगे, फिर क्रांति की उस चिंगारी को देखेंगे, नेपोलियन के दौर से गुजरेंगे और जानेंगे कि कैसे कल्चर और पॉलिटिक्स ने मिलकर इस आइडिया को पूरे यूरोप में फैला दिया। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे यूरोप की जहां देश का कोई मतलब ही नहीं था। मान लीजिए आप हैब्सबर्ग साम्राज्य में रहते हैं, जहां जर्मन बोलने वाले, इटालियन बोलने वाले और पोलिश बोलने वाले लोग सब एक साथ हैं। आपको बांधने वाली चीज कोई कॉमन कल्चर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सम्राट के प्रति वफादारी है। आप एक प्रजा हैं, नागरिक नहीं। और फिर 1789 में फ्रांस में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये राष्ट्रवाद की पहली सबसे जोरदार आवाज थी जिसने पूरे यूरोप को हिला डाला। इस क्रांति ने सीधा हमला किया निरंकुशवाद पर, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा का कहा ही कानून था। क्रांतिकारियों का मैसेज एकदम साफ था, राष्ट्र राजा से नहीं लोगों से बनता है और अब लोग ही अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। ये सिर्फ सत्ता बदलने की बात नहीं थी, ये एक नई पहचान बनाने की कहानी थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये लोगों को एक परिवार जैसा महसूस करा रहे थे। एक नया झंडा, सबके लिए एक जैसा कानून और एक कॉमन भाषा, ये सब एक राज्य को एक राष्ट्र में बदलने के औजार थे। और इसी क्रांति की उथल पुथल से निकला एक शख्स, नेपोलियन बोनापार्ट। बड़ा ही दिलचस्प किरदार था। एक तरफ उसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, तो दूसरी तरफ अपनी तलवार के दम पर क्रांति के मॉडर्न आइडियाज को पूरे यूरोप में फैला दिया। नेपोलियन जहां भी गया उसने पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंका। उसकी 1804 की संहिता ने यह सोच ही खत्म कर दी कि कोई जन्म से बड़ा होता है। अब कानून की नजर में सब बराबर थे। किसानों को गुलामी से आजादी मिली, व्यापारियों के लिए नए रास्ते खुले, कई लोगों के लिए ये एक नई दुनिया की सुबह जैसा था। लेकिन नेपोलियन की सेनाओं का स्वागत हमेशा फूलों से नहीं हुआ। शुरुआत में तो लोगों ने उन्हें मुक्ति दिलाने वाला समझा, लेकिन बहुत जल्द भारी भरकम टैक्स, सेंसरशिप और सेना में जबरदस्ती की भर्ती ने इस जोश को कड़वाहट में बदल दिया। आजादी की कीमत बहुत ज्यादा लगने लगी थी। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप एक चौराहे पर खड़ा था। अब यूरोप की आत्मा के लिए एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। दो जबरदस्त विचारधाराएं, दो वाद आमने सामने थे और उनकी टक्कर ही आने वाली सदी का भविष्य तय करने वाली थी। एक तरफ थे लिबरल यानी उदारवादी, जो बदलाव चाहते थे, पर्सनल फ्रीडम, संविधान और जनता की सरकार, और दूसरी तरफ थे कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी, जो पुरानी व्यवस्था को ही बचाए रखना चाहते थे, राजा, चर्च और परंपरा की सत्ता। उदारवादी सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक बदलाव के लिए भी लड़ रहे थे। अब जरा सोचिए, 1833 में एक व्यापारी को जर्मनी के एक शहर हैम्बर्ग से दूसरे शहर नूरनबर्ग तक अपना सामान ले जाने के लिए 11 बार टैक्स देना पड़ता था। 11 बार! ये तो व्यापार के लिए एक बुरे सपने जैसा था और देश की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट। और इसी समस्या का हल बनकर आया ज़ोलवेराइन। 1834 में बने इस कस्टम यूनियन ने व्यापार के रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी और दर्जनों अलग अलग करेंसी को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। ये सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि आर्थिक रूप से एक होना एक राष्ट्र बनने की तरफ पहला कदम है।
लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीति या पैसे का खेल नहीं था। असल में ये एक एहसास था, एक जुड़ाव था कि हम सब एक हैं क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारा इतिहास एक है। और इस एहसास को जगाने का काम किया रोमानियत ने। ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो कहता था कि दिमाग से ज्यादा दिल की सुनो। इन विचारकों का मानना था कि किसी भी देश की असली आत्मा उसके महलों में नहीं, बल्कि आम लोगों के लोकगीतों, उनकी कहानियों और उनके डांस में बसती है। और देखते ही देखते संस्कृति एक हथियार बन गई। जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स ने लोक कथाएं इसलिए जमा की ताकि फ्रांसीसी असर का मुकाबला कर सकें। और जब रूस ने पोलैंड पर कब्जा करके पोलिश भाषा को बैन कर दिया, तो वही भाषा प्रतिरोध का सबसे बड़ा सिंबल बन गई, जिसे चर्चों में छिप छिप कर जिंदा रखा गया। ये राष्ट्रवादी विचार पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को अंदर तक डरा रहे थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने तो इस नए राष्ट्रवादी क्रांतिकारी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह दिया। और इस खतरनाक दुश्मन का चेहरा थे ग्यूसेप मैज़ेने, एक इतालवी क्रांतिकारी जिसने यंग इटली जैसे सीक्रेट ग्रुप्स बनाए। मैज़ेने का मानना था कि भगवान ने राष्ट्रों को बनाया है और बिखरे हुए इटली को एक होकर रहना ही चाहिए। उनके विचारों की आग ने पूरे यूरोप में क्रांतिकारियों को एक नई उम्मीद दी। और फिर वो साल आया 1848। ये वो पल था जब उदारवाद की राजनीतिक मांगें, राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक भावना और आम लोगों की आर्थिक परेशानियां, ये सब ताकतें एक साथ आईं और एक जबरदस्त धमाके की तरह पूरे महाद्वीप में क्रांति के रूप में फैल गईं। इन क्रांतियों की असली जड़ थी आम लोगों की बेबसी और हताशा। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने सिर्फ इसलिए विद्रोह कर दिया क्योंकि उन्हें जीने लायक मजदूरी तक नहीं मिल रही थी। 1848 तक भूखमरी और बेरोजगारी ने ऐसा हाल कर दिया कि पेरिस से लेकर हर बड़े शहर में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। और ठीक उसी वक्त एक और क्रांति चल रही थी। ये थी पढ़े लिखे मिडिल क्लास की क्रांति। जर्मनी में इन लोगों ने मौके का फायदा उठाया और एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बना ली। उनका एक ही मकसद था, एक ऐसा जर्मनी जो एक हो और जिसका अपना संविधान हो। लेकिन ये सपना ही रह गया। जब संसद ने प्रशिया के राजा को ताज पहनाना चाहा तो उसने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जनता से मिली सत्ता नहीं चाहता था। उसने दूसरे राजाओं का साथ दिया और आखिर में सेना ने इस लोकतांत्रिक कोशिश को बेरहमी से कुचल दिया। 1848 की क्रांतियां भले ही नाकाम हो गईं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया था जिसे वापस बंद करना नामुमकिन था, राष्ट्र राज्य का विचार। ये विचार भले ही उस वक्त नहीं जीता, लेकिन उसने आने वाले कल के बीज बो दिए थे। इटली और जर्मनी का एकीकरण और यहां तक कि 20वीं सदी के बड़े बड़े युद्ध सब कहीं न कहीं इसी अधूरे सपने की देन थे। ये एक ऐसा आइडिया था जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था।